नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे कलचुरी चेदी वंश के बारे में और इनके संबंधित शासकों के बारे में और उनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो देरी ना करते हम शुरू करेंगे कलचुरी और चेदी वंश। उसके बाद में हम जानेंगे परमार वंश के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई पहले मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा मानना है, जो मेरा खुद का मानना ये है कि पहले आप इन वंशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए, उनके शासकों को जान लीजिए, उनके समय को जान लीजिए। उसके बाद में मैं आपको कि इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, उनको मैं अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। किस प्रकार से भाई मैं वो हर तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा प्यारे साथियों, जिस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं। ये आप चाहे तो मैं उदाहरण, भाई हर वीडियो में मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं, लेकिन फिर मैं आपको पूरा पेपर सेट करके दिखाऊंगा कि पेपरों से ज्यादातर ऐसी कौन कौन से वाक्य होते हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। भाई इनसे बाहर तो आता ही नहीं है, क्योंकि जो भाई शासक हैं उनके शासन के समय में जो उनके द्वारा घटित घटनाएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर ही तो पेपरों में क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा समझने की होती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, आखिरकार एग्जामिनर उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखता किस प्रकार है और आपको वो समझने किस प्रकार है। तो पहले आप उनका विस्तार समझिए और उसके बाद में आपको मैं अपने आने वाली वीडियो में क्वेश्चन भी हल करके दिखाऊंगा और आपको मैं दूंगा भी। भाई ये नहीं है कि पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उन्हें देखना, उसके बाद में मैं उन्हें फिर हल करके दिखाऊंगा और आप चाहे जहां पर देख लेना, इनसे संबंधित ही सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं कलचुरी और चेदी वंश। अगर हम कलचुरी वंश की बात करें, जब उत्तर भारत में प्रतिहार राजवंश था, तो प्रतिहारों के ही बाद में ये छोटे छोटे राजवंश आए थे और इन छोटे राजवंशों से भी महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा हुए थे और उन्होंने अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। है, तो शुरू करते हैं कलचुरी वंश। इनकी जो शाखा है सबसे पहले कलचुरियों की, वो गोरखपुर में थी। इनकी वैसे तो बहुत सारी शाखाएं थी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहां पे बसे हुए थे ये? गोरखपुर में। ठीक है, कलचुरी, जिनको कलचुरी चेदी कह सकते हैं, गोरखपुर के चेदी। ठीक है, लेकिन इनकी जो दूसरी शाखा थी वो कौन सी थी? डाहन मंडल की शाखा। और डाहन मंडल की ही शाखा ने इतिहास को प्रभावित किया था। डाहल मंडल की ही जो शाखा थी वो विख्यात और प्रमुख शाखा थी। ठीक है, इसके जो प्रथम शासक थे डाहल मंडल के, वो कोकल प्रथम थे। कौन थे? कोकल प्रथम थे, जो कि 845 ईस्वी में राजा बनते हैं। ये शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध चंदेलों के साथ स्थापित किए थे। क्यों? उत्तर भारत में परमाणु के बाद में कलचुरी, चेदी, मैत्रिक और ये तुम्हारे चंदेल, परमार, सोलंकी, ये छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आते हैं। और इन छोटे राजवंश होने के साथ साथ इनमें शक्तिशाली शासक भी मिल जाते हैं। भाई कमजोर शासकों के बारे में तो ज्यादातर पेपरों में पूछा ही नहीं जाता, सबसे ताकतवर शासकों के बारे में पूछा जाता है। और उनके समय में ऐसी कौन कौन सी, भाई ताकतवर है तो घटनाएं पक्का घटी जाएंगी, क्योंकि ताकतवर है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगा, साम्राज्य की वृद्धि भी करेगा, साम्राज्य में फिर प्रशासन भी करेगा, प्रशासन करेगा तो क्या व्यापार भी, मुद्रा भी, अभिलेख भी, और जब वो दूसरे राजाओं से जीतेगा तो भाई उपाधियां भी धारण करेगा। ठीक है ना, उपाधि भी धारण करेगा तो उसके बाद में वो फिर स्मृति के लिए स्तंभ बनवाएगा, अभिलेख बनवाएगा, भवन बनवाएगा, तालाब है, मंदिर है, इस प्रकार। और इन्हीं से संबंधित पेपरों में क्वेश्चन आते भी हैं।
चाहे आप कितना ही पुराना इतिहास उठा के देख लो, किसी भी पैटर्न को उठा के देख लो, इनसे ही संबंधित होते हैं सारी चीजें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले विस्तार से देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में मैं आपको इनके आधार से आने वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो क्या थे, इन्होंने चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी के साथ में शादी की थी, विवाह किया था। अब यहां से देखो, एक तो इनके मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए, एक मित्र राज्य बन गया चंदेलों से, दूसरा नट्टा देवी थी जिनसे इन्होंने शादी करी थी। अब इनका व्यापार विनिमय भी हो सकता है वहां पे, ठीक है ना, पड़ोसी राज्य हो गया। तो एक वंश के साथ में दूसरे वंश के संबंध स्थापित होते यहां पर नजर भी आते हैं। 10वीं सदी में, कलचुरी चेदी वंश में 10वीं सदी में युवराज क्या थे, युवराज प्रथम शासक बनते हैं इनके बाद में। भाई इनके समय में इन्होंने क्या करा था कि 845 में तो राजा बने, ठीक है, और चंदेल राजकुमारी से, नट्टा देवी से शादी की थी, यानी कि चंदेलों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। ये यहां से इंपॉर्टेंट चीज इनके शासन से। इनके बाद में बनते हैं जी युवराज प्रथम शासक, और इसकी जानकारी हमें बिल्हारी अभिलेख भी देता है। बिल्हारी अभिलेख भी देता, क्या देता है कि युवराज प्रथम ने कर्नाटक और लाट को जीता, यानी ये शक्तिशाली राजा हुए चेदी वंश के, और इन्होंने कर्नाटक और लाट तक ये गए थे, और वहां पर इन्होंने जीत हासिल की थी, यानी इन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। देखो, शक्ति प्रदर्शन हो तो साम्राज्य का विस्तार समझो। जब युद्ध करने दूसरा आदमी जाता है और जीतता है, तो भाई वहां से कुछ ना कुछ तो लेगा, या तो पूरे राज्य पे अधिकार करेगा, या उस साम्राज्य का कुछ हिस्सा ले लेगा। इसकी जानकारी हमें और क्या है, ये चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जो रचेता है विद्यशाल भंजिका, इसमें भी क्या है, युवराज को इनकी जानकारी हमें चंद्रशेखर कृत विद्यशाल भंजिका में भी ये मिलती है कि युवराज को किस नाम से जाना जाता है, जो कि कलचुरी चेदी वंश के राजे उज्जैनी भुजंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसको जाना, युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें चंद्रशेखर जी का जो काव्य है विशाल विशुद्ध साल भंजिका, इसमें हमें इनकी जानकारी मिलती है। इसने क्या करा था, इन्होंने मालवा को भी जीता था, जबकि मालवा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मालवा पर प्रतिहारों की एक शाखा का अधिकार था। अब ये चेदी वंश की ये शासक हो गए युवराज, इन्होंने क्या करा, मालवा को भी जीत लिया, और इन्हीं के काल में, इन्हीं के शासन के समय में जो राजशेखर थे, सॉरी मैं चंद्रशेखर बोल गया, ये राजशेखर थे जिन्होंने ये लिखी थी, इन्होंने कन्नौज को छोड़ दिया था, कन्नौज को इन्होंने छोड़ दिया, और ये यहाँ कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी में चले गए, और वहां पर ये बस जाते हैं। त्रिपुरी में ये 2 ग्रंथों की रचना करते हैं। राजशेखर त्रिपुरी में 2 ग्रंथों की रचना करते हैं, काव्य मीमांसा और विद्यशाल भंजिका, ठीक है, ये करते हैं राजशेखर, ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्या होता है, आगे है कलचुरी के एक गंगदेव राजा बनते हैं, चेदी वंश के गंगदेव राजा बनते हैं। इसके बाद युवराज के बाद ये राजा बनते हैं, और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी अगर आपको मायना है, आप समझने की कोशिश करें, जो विक्रमादित्य की उपाधि है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लेकर और मध्यकालीन भारत तक 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अकेले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही नहीं थे, उनके बाद में ये इस उपाधि को धारण करने वाले बहुत सारे राजा हुए हैं, ठीक है, इन्होंने धारण की थी। और इनके बाद में जो राजा बनते हैं वो कर्णदेव इनके बाद में राजा बनते हैं, और वो कलिंग उड़ीसा को जीतते हैं।
कलिंग जो कि उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है उसको ये जीतते हैं और कलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। ये कलिंग अधिपति की उपाधि बहुत सारे राजाओं ने ली है। अशोक ने भी कलिंग को जीतने के बाद कलिंग अधिपति वहां पर बने थे, ठीक है ना। और इनके बाद में क्या है, ये बनारस में भी क्या करते हैं, कलिंग अधिपति की भी उपाधि धारण की और बनारस में कर्ण मेरु शिव मंदिर बनवाया। ये ये गंगदेव जी के शासन से संबंधित घटना है। और 13वीं सदी में जो कि इनके अंतिम राजा कौन थे, वो विजय सिंह थे। अंतिम शासक विजय सिंह थे। इनको चंदेल शासक कौन थे, चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन। अब देखो भाई, इनके जो पूर्वज थे युवराज प्रथम, ठीक है ना, और क्या था, और कोकल प्रथम ने चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से शादी की थी। और यहां पर देखो चंदेल शासक ही त्रिलोक्य वर्मन इन्हें हरा देता है। किसको हरा देता है भैया, 13वीं विजय सिंह। ये विजय सिंह को हरा देता है, यानी चेदी वंश के राजा हारते हैं चंदेल शासकों से और इनके क्षेत्र को ये जीत लेते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर भैया, चेदी वंश का साम्राज्य, चेदी वंश का जो साम्राज्य है, ये वंश है, वो विलुप्ति की कगार पर आता है। अब यहां से हमें एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि गुप्तों के बाद, याद करना भाई, सोने के जो सिक्के थे सबसे ज्यादा गुप्तों ने जारी किए थे। क्या किए थे, सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए थे। लेकिन इसी प्रकार के गुप्तों के बाद में सोने के सिक्के जारी करने का जो साक्ष्य है, गुप्तों के बाद में, यानी गुप्त राजाओं के बाद में सोने का सिक्का जारी करने का जो श्रेय है, साक्ष्य है, वो कलचुरी शासक गंगदेव को है। कि गुप्तों के बाद में स्वर्ण सिक्का जारी करने का साक्ष्य कलचुरी शासक गंगदेव को है। और यही वो महत्वपूर्ण जानकारियां थी चेदी वंश से संबंधित, ठीक है ना, कलचुरी चेदियों से संबंधित। और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। परमार वंश, बातें करते मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं परमार वंश के बारे में। यहां पर भी वही है कि गुर्जरों के बाद में मालवा पर, गुर्जरों के बाद में मालवा पर, ठीक है ना। एक देखो यहां पर भी देखो, कलचुरी चेदी वंश ने भी मालवा जीता था। लेकिन अब देखो छोटे छोटे राज्य होने लगे तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जो राजा शक्तिशाली होगा वो ही अधिकार कर लेता। यहां पर चेदियों ने अधिकार किया मालवा पर, जो कि प्रतिहारों का था। अब यहां पे परमार वंश, तो गुर्जरों के बाद में मालवा पर परमार वंश का उदय हुआ, ठीक है। और इन्होंने धारा, क्या थे भाई, परमारों की भी बहुत सारी शाखा इतिहास में शासन करती हैं। और वो कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। परमारों की एक शाखा मालवा में, तो दूसरी धारा में। धारा में कौन कौन सा क्षेत्र, उज्जैन, मालवा और लाट, ये शाखा होगी। और तीसरी शाखा मान लीजिए बागड़, जिसको बांसवाड़ा में थी। और इनकी शाखा कौन थी, चंद्रावती, यानी आबू, जालौर में। चंद्रावती जो शाखा थी जालौर में थी। और सबसे प्रमुख जो शाखा थी वो मालवा, यानी धारा, उज्जैन के परमार थे। अब परमार थे कौन, ये राष्ट्रकूट शासकों के अधीन सामंत थे। क्योंकि राष्ट्रकूट शासक ही, जब प्रतिहारों का त्रिकोणीय संघर्ष चलता है तो वही राष्ट्रकूट शासक थे जिन्होंने प्रतिहारों से उनका साम्राज्य मालवा जब जीता था तो वहां पर उपेंद्र को नियुक्त किया था। और उपेंद्र के बाद ही, प्रतिहारों के बाद ही समझ लीजिए कि परमार वंश वहां पर उदय होता है। और यही जो उपेंद्र है जिनको राष्ट्रकूट शासक नियुक्त करते हैं सामंत के रूप में, ठीक है, यही अपना नया राजवंश वहां पर शुरू करते हैं। मैंने आपको मेरे प्यारे साथियों पहले भी यही जानकारी दी है
कि जब राजा के सामंत या राजा के द्वारा चुने गए अधिकारी किसी क्षेत्र पर शासन करते हैं राजा के अधीन, और जब वो शक्तिशाली होते हैं या फिर स्थिति का यानी कमजोरी का फायदा उठाकर राजा की का कि राजा अब कमजोर है, इस वक्त राजा की स्थिति कमजोर है, तो वो इसका फायदा उठाकर तुरंत हमला करते हैं, दुश्मनों के साथ में मिल जाते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं, और इसी से फिर नए राजवंश की वहां उत्पत्ति होती है। जब नया राजवंश होगा तो फिर उस पे जो कायदे हैं, कानून है, जो फिर वो अपने शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या थे, राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में कार्य करते हैं। संस्थापक कौन था? परमारों का संस्थापक उपेंद्र था, और इसके प्रारंभिक जो शासक थे वो कौन थे? वैरी सिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम, वैरी सिंह द्वितीय। ठीक है, ये प्रथम स्वतंत्र महान शासक, ये जो है वे स्वतंत्र शासक। पहले क्या थे? ये राष्ट्रकूटों के अधीन थे। उसके बाद में ये जो शासक है ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और इसके बाद में समझो कि इनका सबसे महान जो शासक था वो सियक और श्रीहर्ष थे। प्रथम स्वतंत्र शासक, ये अधीन शासक राष्ट्रकूटों वाले, और प्रथम स्वतंत्र और महान शासक सियक और श्रीहर्ष थे। इनके बारे में हमें जानकारी, इनसे संबंधित जो जानकारी हमें कहां से? पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है और साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से किस प्रकार से मिलती है? तो भैया सियक द्वितीय का हरसौल अभिलेख परमारों की जानकारी देता है, जो कि 948 ईस्वी में था। मुंज का जो उज्जैन अभिलेख है वो भी परमारों की जानकारी देता है, 980 ईस्वी में था। भोज जो कि बहुत अच्छे शासक थे, विद्वान शासक थे, शक्तिशाली महान शासक थे। इनका था बांसवाड़ा बेतवा अभिलेख। इनके दो अभिलेख हमें परमार वंश की उत्पत्ति और उनसे संबंधित शासकों की और उनकी घटनाओं की जानकारियां देते हैं। इनके बाद उदयदित्य जो कि उदयपुर प्रस्थी है, ये भी हमें परमारों की जानकारी देते हैं। इनके बाद में लक्ष्मण देव जो कि नागपुर प्रस्थी है, इनकी लक्ष्मण देव की नागपुर प्रस्थी, जो कि हमें परमार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास हमेशा पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण से ही बना हुआ है। आप ये ना समझें कि भाई इतिहास में जो भी चीज है वो नहीं, इतिहास हमारे इतिहासकारों ने लिखा है। इतिहासकारों ने जो घटनाएं राजा के समय से संबंधित थी, ज्यादातर वो पुरातात्विक थी, पुरातात्विक स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत थे और विदेशी यात्रियों के विवरण से उनसे इकट्ठा करके बनाया गया ये इतिहास है। पुरातात्विक स्रोतों में बहुत सारी चीजें हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, चित्रकलाएं हैं, स्मारक हैं, स्थापत्य कला है, भवन है, उनसे संबंधित, क्योंकि जो भी राजा उस समय में किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करता था तो वो अपनी निशानी के लिए कुछ ना कुछ चीजें बनवाते थे और उन पे फिर वो अपने चिन्ह, अपने स्मारक, प्रस्ती पत्थर पे लिखा हुआ कुछ चीज वहां पर वो चिन्ह लगाते थे कि भाई ये राजा थे, इन्होंने ये चीजें, ये क्षेत्र इनके अधिकार में और इन्होंने ये चीज बनाई। अब ये चीज बनाई, ये हो गई पुरातात्विक। इनके दरबार में जो राजा होते थे, विद्वान होते थे, रचनाकार होते थे, वो इस विवरण को साहित्य के माध्यम से, एक तो पुरातात्विक से ही और एक साहित्य के, भाई किताब लिखी हुई चीजें हो गई साहित्य से, लिखती तो वो पत्थर पे थी लेकिन वो साहित्य के माध्यम से भी, यानी पुरातात्विक में भी और साहित्य में भी उसके हम समझ सकते हैं। भाई पुरातात्विक की वो चीज जो बना हुआ, वो जो ढांचा होता है, ठीक है ना, और उस विवरण को लिखा किसने, तो वो लिखने वाले को साहित्य के अंतर्गत। विदेशी यात्री जो भ्रमण करने के लिए आए, उन्होंने अपनी किताबों में, अपने ग्रंथों में, अपने काव्यों में जो इनकी घटनाएं कि भाई राजा थे वो इस प्रकार शासन करते थे,
या उस समय वो वहां पे लड़े, या फिर जो भ्रमणकारी हैं राजा ने उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है ना, वो जो विवरण कर लेते थे तो उनसे ही हमारा इतिहास बना हुआ है। अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो सारी वीडियो को देखना, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में हमें जानकारी मिल गई, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक स्रोत की जानकारी करते हैं। देखो पद्म गुप्त परमारों के समझ लो दरबार के विद्वान थे। इन्होंने क्या चीजें किसकी रचना की थी? नव सहसांक नव साहस अंक नव साहस अंक चरित्र की रचना की थी पद्म गुप्त जी ने, ठीक है। उसमें भी हमें परमारों से संबंधित जानकारी मिलती है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी थी, रचना की थी। मेरुतुंग विद्वान हो गए, ये उनके द्वारा लिखे गए काव्य हो गए, ग्रंथ हो गए, ठीक है ना। इनसे भी हमें परमारों की जानकारी मिलती है। इसके बाद में देखो अल-बरूनी अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी। देखो इनसे हमें मिलती है जानकारी, ठीक है, मिलती है। हो सकता है पेपरों में ये जानकारी पूछ ली जाए, लेकिन भैया आईने अकबरी अब्दुल जो फजल थे, अबुल फजल, अब ये तो मुगल काल में थे, ठीक है ना, और ये पूर्व मध्यकाल की घटना है। लेकिन उसके बाद भी यानी कि कहां पर क्या कहते हैं मुगलों का शासन था और कहां पर ये परमारों का, तो काफी बीच में डिफरेंस है। लेकिन फिर भी आईने अकबरी में हमें परमारों की जानकारी मिलती है, इनके विवरणों में, ग्रंथों में, किताबों में, पुस्तकों में। तो इसलिए ये आपने भी समझना पड़ेगा कि हमें परमारों की जानकारी आईने अकबरी से भी मिलती है और अल-बरूनी और फरिश्ते का जो विवरण है ना, वहां से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, अगर मैं करूं भाई ये तो उनके समकालीन हो गए, उनके समय से ही संबंधित हो गए, लेकिन ये उनके बाद में भी क्या है, मैं आपको मोटे स्तर से अगर बताना चाहूं, जिस प्रकार से हमारे पूर्वज हमें किसी भी छोटे बच्चे को कहानी सुनाते हैं कि भाई वो राजा थे, वो ये करते थे, वो फलाना करते, तो इस तरीके से उस समय, क्योंकि भाई परमारों का तो साम्राज्य खत्म ही हो चुका था, उसके बाद में ये आए थे आईने अकबरी वाले, और ये तो इन्हें भी उनकी जानकारियां थी, यानी इनके पूर्वज उस समय शासक इनसे संबंधित थे, तभी तो इन्होंने ये जानकारियां दी थी कि परमार वंश था, उसके शासक भी थे, शक्तिशाली थे, ठीक है। तो ये जानकारी हमें मिलती है। अब जहां जहां से ये साहित्यिक स्रोत हैं, जहां से भी जानकारी मिलती है, वो मैंने सभियों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। परमारों के बात करते हैं शक्तिशाली राजा वाकपति मुंज की, जो कि 973 ईस्वी में राजा बनते हैं और 995 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने त्रिपुरी, लाट और केरल, कर्नाटक और चोल राजाओं को हराया था, इन राजाओं को हराया था और परमार वंश का साम्राज्य में भी विस्तार किया था। क्योंकि जब ये राजा हारेंगे, ये जो क्षेत्र हारेंगे, तो ये इन क्षेत्रों से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और जब मिलेगा तो ये अधीन होंगे। भाई जब राजा हारेगा तो वो इनके अधीन होगा तो इनका परमारों का राज्य काफी विस्तार में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो तेलबदुत्य, ये चालुक्य वंश से संबंधित हैं। तेलबदुत्य, इनको भी ये कई बार हराते हैं परमार वाले शासक, यानी वाकपति मुंज तेलबदुत्य को भी हराते हैं। और इनके बाद में ये समझ लीजिए कि कल्याण, ये चालुक्यों पर भी इनका, जब भाई हार जाते हैं तो चालुक्य भी इनके अधीन हुए थे, ठीक है। इनके दरबार में कौन से विद्वान थे? पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, ये विद्वान थे। और इन्होंने अगर इसी तरीके से समझ लीजिए कि पद्मगुप्त जी ने तो नव साहस अंक चरित्र की रचना की थी, और धनंजय जी ने 10 रूपक यशोरूप अवलोक, क्या है, यशोरूप अवलोक की रचना की थी, ठीक है। और धनिक जी ने, ठीक है ना, पद्मगुप्त जी ने नव साहस अंक की चरित्र,
नवसहास अंकचरित की रचना की थी पद्मगुप्त जी ने, धनंजय ने की थी 10 रूपक की, और धनिक धनिक ने करी थी यशोरूप अवलोक की रचना की थी। या फिर आप ये समझ लीजिए ये तीनों विद्वान थे और इन्होंने तीनों ने क्रम से इन काव्यों की रचना की थी। ये इनके शासन से संबंधित है। कौन? वाकपति मुंज। इसके बाद में परमार वंश के और अगले शक्तिशाली राजा जो थे वो सिंधु राज थे, सिंधु राज, जो कि 995 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1000 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने चालुक्य शासक कौन थे? शतास्य। इन्होंने शतास्य को हराया था। ये देखो भाई, ये बहुत कम समय के लिए शासन करते हैं तो ये इन्हीं शासन के समय में चालुक्य शतास्य को हरा देते हैं और दक्षिणी कौशल, लाट और अपरांत को ये युद्ध में हराते हैं। यानी कौशल को ये युद्ध में हराते हैं, लाट के शासक को, अपरांत के शासक को ये युद्ध में हराते हैं। लेकिन क्या होता है, मुंडराज, ये मुंडराज से हार जाते हैं भैया, मुंडराज से ये हार जाते हैं। और इनके बाद में, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए शासन करते हैं, ठीक है, इनके समय से यही घटना है, ये शक्तिशाली थे, ठीक है ना। शतास्य को भी हरा देते हैं और दक्षिण कौशल के राजा, लाट और उपरांतक, यानी ये क्षेत्र थे, इन्हें ये इनके जो शासक थे उन्हें ये हराते हैं, छोटे शासक, और उन पर ये अपने साम्राज्य का यहां तक विस्तार करते हैं। लेकिन मुंडराज इन्हें हरा देते हैं। इनके बाद में भोज आते हैं, जो कि परमार वंश के अच्छे महान शासक थे, शक्तिशाली शासक थे, विद्वान शासक थे। इनकी कथाएं और दंत कथाएं भी इतिहास में काफी प्रचलित हैं, मशहूर भी हैं, ठीक है। तो ये 1000 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1055 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए उसकी जानकारी उदयपुर प्रस्ती के अनुसार हमें मिलती है। उदयपुर प्रस्ती में क्या क्या चीजें मिलती हैं कि इन्होंने चेदी, गुजरात, लाट, कर्नाट, गुजर और तुर्को यानी तुर्कियों को भी, जो तुर्की आक्रमणकारी थे तुर्को, उन तुर्कियों को भी इन्होंने हराया था। और इन्होंने विक्रमादित्य चतुर्थ को हराया था, जो कि चालुक्य विक्रमादित्य थे ना चतुर्थ, उनको भी हराया था। और गंगादेव कलचुरी शासक, ये जो थे गंगादेव, ठीक है ना, गंगादेव कलचुरी शासक, इनको भी इन्होंने हराया था, ठीक है ना। और क्या करा था भाई, ये इतने शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, युद्ध किए। इन्होंने इन युद्धों के बाद में अपने साम्राज्य को परमार वंश का सबसे ज्यादा इतिहास में विख्यात करने का, विस्तार करने का, प्रचार करने का जो श्रेय है वो भोज को ही है, ठीक है, भोज को है। इन्होंने जो परमारों की राजधानी थी उज्जैनी को इन्होंने, उज्जैनी राजधानी थी, लेकिन इन्होंने उज्जैनी के स्थान पर क्या किया था, धारा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और धारा को जब इन्होंने राजधानी बनाया तो धारा में इन्होंने झीलों से, तालाबों से, नहरों से, उसे बहुत भवनों से, स्मारकों से, मंदिरों से, यानी धारा नगरी को बहुत ही ज्यादा सजाया था, सुसज्जित किया था। और इन्होंने, भोज ने ही बिहार राज्य में अधिकार करके भोजपुर नगर की स्थापना भी भोज ने ही की थी, ठीक है, परमार वंश से संबंधित है। इन्होंने बिहार में भोजपुर नगर की स्थापना की थी और उज्जैनी के स्थान पर धारा को भी इन्होंने अपनी नगरी बनाया था। ये इतने अच्छे शासक थे कि इन्होंने ये विद्वानों को संरक्षण भी दे देते और अपने आप में भी विद्वान थे। इन्होंने भी अपने द्वारा पूरम शतक जैसी रचनाएं की थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये धारा को अपनी नगरी बनाते हैं तो सोलंकी और कलचुरियों, सोलंकी राजा जो मैंने आपको बताए थे, और कलचुरिये ये क्या है, इन पर आक्रमण करते हैं और धारा को लूटते हैं। ये दोनों
दोनों आपस में मिलकर भोज पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण के दौरान ये धारा को भी खूब लूटते हैं। क्यों लूटते हैं? क्योंकि इसी आक्रमण के दौरान भोज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो जो इसके बाद में भोज की मृत्यु हो जाती है और भोज के बाद ही इस परमार वंश की शक्ति जो कमजोर होने लगती है और परमार वंश का विघटन शुरू हो जाता है। लेकिन भोज इतने अच्छे राजा थे कि उन्होंने केदारेश्वर, रामेश्वर और सोमनाथ में मंदिरों का इनका निर्माण किया था। ये क्या थे? ये मंदिर थे जो कि भोज जी ने इनका निर्माण कराया था। मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं। भोज ने भोजेश्वर, भोजसर तालाब का भी निर्माण करवाया था। ठीक है ना, और धारा नगरी को ऐसे तालाबों से, झीलों से बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित भी करवाया था, व्यवस्थित भी करवाया था। बहुत अच्छे थे भोज। ठीक है, और चौराहों पर, यानी धारा नगरी के चौराहों पर इन्होंने 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था। 84 मंदिरों का निर्माण कराया था धारा नगरी में। और ये जो 84 मंदिर थे, इन मंदिरों में भी भाई केदारेश्वर, सोमेश्वर और सोमनाथ ये तो थे ही, लेकिन 84 मंदिरों का इन्होंने अलग से चौराहों पर निर्माण करवाया। और इनमें सबसे प्रमुख मंदिर था शारदा सदन। शारदा सदन था जिसकी दीवारों पर क्या है? अर्जुन वर्मा ने, शारदा सदन के मंदिर की दीवारों पर अर्जुन वर्मा ने परिजात मंजरी नाटक की रचनाएं खुदवाई थी मंदिर की दीवारों पर। और इस मंदिर में सरस्वती देवी की मूर्ति की भी स्थापना करवाई थी, यानी स्थापित की थी। और क्या करा था अर्जुन वर्मा ने? भोज खुद में भी भाई विद्वान थे, तो जो भोज ने लिखी थी रचना कुरम शतक, याद रखना, यहां पे छोटा सा दिखाई दे तो इसका नाम है कुरम शतक की, जो कि भोजकृत कुरम शतक है, उसको भी मंदिरों की दीवार पर खुदवाया था। ये अर्जुन वर्मा जी ने किया था, समय राजा भोज जी का। ठीक है, और इन्होंने क्या चीजें करी थी? त्रिभुवन नारायण। भाई इतने शक्तिशाली राजा थे, जब राजा थे तो कुछ ना कुछ विरुद्ध या उपाधि तो धारण करेंगे ही। तो इन्होंने त्रिभुवन नारायण, सार्वभौम और मालव चक्रवर्ती जैसे विरुद्ध यानी उपाधियां धारण की थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया परमार वंश की ताकत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ठीक है, विघटन शुरू हो जाता है। तो उस समय क्या था? 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश दारा पर आक्रमण करता है और इसे खूब लूटता है, क्योंकि भाई विघटन तो हो ही चुका था, कमजोर हो ही चुके थे राजा। कोई इनके बाद में और कोई शक्तिशाली राजा हुए नहीं। तो 1233 ईस्वी तक ये साम्राज्य जाता है, परमार वंश चलता है। तो इल्तुतमिश आक्रमण करते हैं और दारा नगरी को बहुत ज्यादा लूटते हैं। और इल्तुतमिश के बाद में अलाउद्दीन आ जाते हैं। इल्तुतमिश के बाद में अलाउद्दीन आते हैं। भैया ये मालवा पर आक्रमण करते हैं। और ये समझ लीजिए, जब अलाउद्दीन मालवा पर आक्रमण करते हैं या अपना अभियान शुरू करते हैं, तो परमार वंश के शासन, साम्राज्य और शक्ति ये सभी को समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद में परमार वंश यहीं पर सिमट जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कलचुरी चेदी वंश और परमार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण शासक और उनके समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी उम्मीद करता हूं उनकी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिली होगी और आपकी समझ में भी आई होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं।
वीडियो के अंतर्गत अगर आपको किसी चीज की समस्या परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।